Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to it Performance Tutor. So this is part 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट के बारे में या इसके पहले जो हमारे जो वीडियोस रहे हैं जहाँ पर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ कह सकते हो इंडियन इकोनॉमी में। और यदि हम डिस्कस करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में तो वो हमने देखा हमारे प्रीवियस जो है 2 पार्ट्स में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ हम जाएंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फाइनली जो चोरी चोरा इंसिडेंट होता है इट वाज अ लास्ट इंसिडेंट, ठीक है। और वायलेंस हो जाने के कारण फाइनली महात्मा गांधी जो है वो फरवरी 1922 में फाइनली डिसाइड कर लेते हैं क्या कि भैया अब हम विड्रॉ कर रहे हैं क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। उनका रीजन उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो उनका मानना ये था कि अभी जो है वायलेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। सिचुएशन उस हिसाब से है नहीं कि इसको रखा जाए। दूसरा ये है कि अभी भी सत्याग्रही को जो है कहीं ना कहीं प्रॉपरली ट्रेन करने की कहीं ना कहीं ज़रूरी है। उनको बताना अभी कहीं ना कहीं जो है सत्याग्रही को ट्रेन करना मतलब उनको जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है जो जो आइडियोलॉजी है गांधी जी की वो थोड़ा सा उनको ट्रेन करना अभी ज़रूरी है। इसलिए कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा प्लेसेस पर वायलेंट हो जाने के कारण हम फाइनली क्या कर रहे हैं, कॉल ऑफ कर रहे हैं। चलिए, जैसे ही कॉल ऑफ किया जाता है तो कांग्रेस के अंदर जो है कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी आपको इंटरनल प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो ये है कि कांग्रेस के कुछ जो लीडर है अब वो ये सोचने लगे कि मास स्ट्रगल करने मतलब हम ये जो इस टाइप के स्ट्रगल कर रहे हैं हमको यदि अपनी बात को रखना है तो क्यों ना हम प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। यदि हम ब्रिटिश की पॉलिसीज को अपोज करना चाहते हैं तो ये तरीका है कि हम काउंसिल्स में जाएं, काउंसिल्स में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, काउंसिल में जाएं और वहां जाकर ब्रिटिश को जो है अपोज करें, उनकी पॉलिसीज को अपोज करें और वहां जाकर कहीं ना कहीं क्या करें, अपनी डिमांड को रखें। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग हमारे देश में इलेक्शन होने थे और इन्हीं इलेक्शंस में जो है कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रही है। और कांग्रेस के वो लीडर्स यदि मैं बात करूं, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जिन्होंने स्वराज पॉलिटिकल पार्टी को बनाया है ना, कांग्रेस से अलग होकर, कांग्रेस से स्प्लिट होकर। प्रीवियसली दे वर आल्सो द लीडर ऑफ कांग्रेस, ठीक है। बट कांग्रेस के जो अदर उस समय जो रेडिकल लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू की मैं बात करूं, ठीक है, उनका मानना ये था कि नहीं, हमें काउंसिल इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमको फुल फ्लैजेड इंडिपेंडेंस चाहिए। तो कांग्रेस के अंदर ही जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। इसके कारण कांग्रेस के जो ओल्ड लीडर्स हैं, जो लिबरल लीडर्स हैं, उन्हें लगता है कि काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसलिए वो अलग से पार्टी बनाकर और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये जो लीडर है ये थोड़े से रेडिकल लीडर है जो कि फुल इंडिपेंडेंसी के लिए डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई कांग्रेस के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ये कांग्रेस का इंटरनल डिबेट जो चल रहा है वो तो है ही। इसी के साथ साथ 2 और फैक्टर्स हैं जो कि आगे आने वाली आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मींस आफ्टर द 1922 जो इंडियन पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं शेप करेंगे। और उनमें से क्या है, सबसे पहला उनमें से वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। देखिए, क्लास 9th में आप पढ़कर आते हो, क्लास 9 की जो हिस्ट्री वहां पर आपने कहीं ना कहीं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में पढ़ा। यूएसए में जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है वो क्रैश कर जाता है, उसके कारण कहीं ना कहीं उसके कारण आपको देखने को मिलता है कि उसका वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ा। जो वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उससे इंडिया के ऊपर भी उस समय इम्पैक्ट पड़ा था। और इंडिया में इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस थे वो एकदम से क्या करते हैं, गिर जाते हैं। 1926 जो है आते आते कह सकते हो एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर द 1930। तो कहने का मतलब प्राइसेस एकदम से धीरे धीरे गिरना शुरू होते हैं और 1930 आते आते प्राइसेस पूरी तरीके से जो है गिर जाते हैं। प्राइसेस का गिर जाने का मतलब क्या है बेटा, डिमांड का कम हो जाना। देखिए, मार्केट में ऑलरेडी लोगों के पास पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं होगा तो जो लोगों की परचेसिंग पावर है मतलब खरीदने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई है ना। लोग खरीदेंगे कैसे, तो बड़े बड़े जो फार्मर्स थे उस समय वो फार्मर जो है, जो कमर्शियल फार्मर, बड़े फार्मर जो इंडियन थे, वो जो भी ग्रो कर रहे थे अब मार्केट में वो सेल नहीं हो पा रहा है। सिंपल सी बात है, जब वो सेल नहीं होगा, मार्केट में उसके रेट्स नहीं मिल रहे हैं जो जो रेट्स उनको चाहिए, प्रॉफिटेबल रेट्स, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि उनको लो रेट्स में उसको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइसेस गिर जाना मतलब डिमांड का कम हो जाना, डिमांड का कम हो जाने का मतलब यहाँ पर ये है कि अब उन फार्मर्स को उन क्रॉप्स को बहुत ही कम दाम में सेल करना पड़ेगा, जिससे उनका प्रॉफिट गिर जाएगा। प्रॉफिट गिर जाना मतलब यहाँ पर ये है कि उनको अब जो रेवेन्यू पे करने के लिए भी जो है उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। और एग्रीकल्चर के जो गुड्स हैं वो सेल हो नहीं रहे हैं या उनका एक्सपोर्ट एक तरीके से गिर जाता है, डिक्लाइन कर जाता है। इसलिए जो है पीजेंट्स बहुत ही ज़्यादा जो है एक डिफिकल्ट कंडीशन में आपको देखने को मिलती है
कि वो अपने रेवेन्यू को तक पे नहीं कर पाएंगे। तो 1930 की यदि हम बात करें, कंट्री साइड मतलब जो विलेज वाला एरिया है, पूरी तरीके से जो है वहाँ पर टर्मोइल आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एक तरह से उथल पुथल मच जाती है हर जगह, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, एक तरीके से डिफिकल्ट हो जाती है वहाँ पर। ठीक, आगे यदि हम बात करें एक और, पहला तो ये दो दो फैक्टर्स की बात चल रही है, पहला तो ये हो गया आपका ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। दूसरा ये है कि वहां पर, कहां पर, ब्रिटेन में टोरी गवर्नमेंट आती है, टोरी, ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कहां पर, ब्रिटेन में। और टोरी गवर्नमेंट जो है एक कमीशन बनाती है ना, कॉन्स्टिट्यूट स्टैट्यूटरी कमीशन, इट वाज अंडर द सर जॉन साइमन, द नेम ऑफ द कमीशन इज साइमन कमीशन। क्या बनाया, टोरी गवर्नमेंट ने एक कमीशन स्टैब्लिश किया, कमीशन था स्टैट्यूटरी कमीशन जो था, इट वाज अ साइमन कमीशन जो कि बनाया। और इस साइमन कमीशन के अंदर प्रॉब्लम ये थी, देयर वाज अ नो सिंगल इंडियन मेंबर, कोई भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। अब कमीशन बनाया क्यों था, ये समझ लेते हैं। कमीशन इसलिए बनाया था ताकि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, फ्यूचर मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंसी की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, ठीक है, उसी समय का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसे कहीं ना कहीं क्या करना है, उससे रिलेटेड डिस्कशन करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ जो है चेंजेस करने हैं। तो इंडिया में गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में कुछ जो चेंजेस करेंगे, उनकी फंक्शनिंग के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ जो बदलाव किए जाने हैं, या क्या किस तरीके से हम इंडिया को आगे रूल करेंगे ताकि प्रॉपरली तरीके से इंडिया को मैनेज किया जा सके, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था। पर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के मतलब जो टीम थी साइमन कमीशन, उसमें सारे जितने भी थे सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडियन मेंबर्स नहीं था। एंड दिस वाज द रीजन देयर वर ऑल ब्रिटिशर्स, साइमन कमीशन का हमारे देश में कहीं ना कहीं, जब ये साइमन कमीशन की जो मेंबर्स आते हैं यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर एक स्लोगन यूज किया जाता है, गो बैक साइमन, मीन्स साइमन आप मतलब वापस जाइए आप, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर, तो 1922 में साइमन कमीशन इंडिया आते हैं, ठीक है, और उनका बहुत बुरी तरीके से कह सकते हो विरोध आपको देखने को मिला, प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला उसके अगेंस्ट में। सारी पार्टियों ने, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, सबने मिलकर जो है प्रोटेस्ट किया साइमन कमीशन का, एक बड़े लेवल पर डिमॉन्स्ट्रेशन करा, इस पार्टिसिपेशन किया कि भैया साइमन कमीशन में कोई इंडियन नहीं है तो इसका कोई रोल नहीं बनता, कि हम इंडियंस के ऊपर यदि आप रूल बना रहे हो और उसमें यदि कोई इंडियन मेंबर ही नहीं है तो हम कैसे से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो क्या होता भैया, फाइनली जब इस लेवल पर डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है, तो वाइसरॉय जो लॉर्ड इरविन होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है अक्टूबर 1929 में वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए कहीं ना कहीं क्या करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं, ठीक है। मतलब ये सब जब चल रहा है, तो फाइनली जो आपके जो समय वाइसरॉय जो कि टॉप कह सकते हो, ही वाज अ पर्सन दैट वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। तो जो ब्रिटिश क्राउन जिस पर्सन को अपॉइंट करती थी वो वाइसरॉय हुआ करता था। तो जो वाइसरॉय थे उस समय इंडिया के, वो इंडिया को क्या देना चाह रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे हैं कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए और वहां पर हम डिस्कशन करेंगे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और जो इंडिया के किस तरीके से हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, ध्यान समझना। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है, जैसे कि आज इंडिया है, तो बेटा इंडिया के, मान लीजिए कि आज आज इंडियन की सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, हमको यूएसए के साथ कैसे ट्रेड करना है, बाहर की कंट्री के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, किससे क्या परचेस करना है या किसको क्या सेल करना है, कैसा ट्रेड करना है, मतलब एक्सटर्नल जितने भी मैटर्स है कौन मैनेज करता है, हमारी गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर क्या पॉलिसीज बनानी है किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, उनके लिए क्या पॉलिसी बनानी है, क्या लॉज बनाने, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने, कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट है ना, हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सारी चीजें कौन देखता है, हमारी गवर्नमेंट। डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है कि सिर्फ इंटरनल जितने भी मैटर्स हैं, मतलब इंटरनल रूल्स रेगुलेशन लॉज वगैरह है, वो आप देखिए, मतलब इंडियंस देखेंगे। बाकी जो एक्सटर्नल है, मतलब आप रहोगे ब्रिटिशर्स के अंदर में ही, आप कंट्री के इंटरनल जितने भी प्रॉब्लम्स है आप उनको मैनेज करो, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बना सकते हो, बट एक्सटर्नली आप जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रहोगे, ब्रिटिशर डिसाइड करेंगे, मतलब आप रहोगे तो क्या, इंडिया जो रहेगा वो कॉलोनी रहेगा ब्रिटिशर्स की। बस आपके पास इतना राइट होगा कि आप अंदर के जितने भी मैटर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है डिसाइड कर सकते हो। पर जो रेडिकल लीडर्स थे कांग्रेस के, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू गए, इन्होंने तो इस पर्टिकुलर डिमांड को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, व्हाट वी वांट पूर्ण स्वराज। क्या चाहते हैं हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं। इन लोगों ने ये डिमांड करी। तो इन दिसंबर 1929 में जो है, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में लाहौर का सेशन होता है। क्या होता है? लाहौर का सेशन, जो कि लाहौर क्या है, प्रेजेंट डे आपका पाकिस्तान में। लाहौर का कांग्रेस सेशन आपको देखने को मिलता है, जहां पर डिमांड की जाती है पूर्ण स्वराज की, और ये बात रखी जाती है क्या कि आने वाली पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंसी, है ना, हमको इंटरनल एक्सटर्नल जैसे आज है वैसा हमको चाहिए, जैसे आज हम इंडिपेंडेंट है उस टाइप की इंडिपेंडेंसी हमको चाहिए। तो नाउ it was declared that the 26th January 1930 would be celebrated as the Independence Day when people were to take a place to struggle for the complete independency। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भैया आने वाली 26 जनवरी को 1930 को जो है इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बट ये हो नहीं पाया। ठीक है, ये जो सेलिब्रेशन था बहुत ही कह सकते हो इसका बहुत ही अटेंशन जो था लोगों का, या फिर कह लो कि ब्रिटिशर्स ने जो आज़ादी देने चाहिए थी वो इंडिपेंडेंस हमको नहीं मिल पाई। अब क्या होगा? अब आगे मतलब अगले ही 4-5 दिनों के अंदर महात्मा गांधी एक लेटर लिखेंगे, ठीक है, 31 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी को ये चाहते थे ऐसा हो, ठीक है, 30 मतलब इन दिसंबर 1929 को ये हुआ, ठीक है, तो अगला साल लग चुका है, 1930 आ चुका है, जनवरी का 31 डे। तो वाइसरॉय मतलब जो महात्मा गांधी होते हैं वो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को लेटर लिखते हैं, और इन लेटर के अंदर रहती 11 डिमांड्स। क्या होती है बेटा? 11 डिमांड्स, ठीक है, और इन डिमांड्स, ये जो डिमांड थी सोसाइटी के हर एक सेक्शन से रिलेटेड थी, ठीक है, हर एक सेक्शन को इसमें कवर किया गया था इन डिमांड्स के अंदर, डिफरेंट क्लासेस को कवर किया गया, इंडस्ट्रियलिस्ट, पीजेंट्स, हर एक ग्रुप की जो है जो डिमांड्स थी उस समय उनको कोशिश किया गया कि इंडियन सोसाइटी के हर एक व्यक्ति को जो है की जो डिमांड्स है उसमें वाइसरॉय के आगे रखी जाए। गांधी जी ने बोला कि हमारी 11 डिमांड्स हैं, आप इन्हें मान लीजिए, ठीक है, पर होता क्या है आगे देखते हैं। तो अब इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट डिमांड थी वो थी क्या? एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। क्या होना? सॉल्ट जो था उसके ऊपर से टैक्स को हटाया जाए। तो नमक के ऊपर जो टैक्स लगाते हो आप, क्या था बेटा उस समय? सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्लस सॉल्ट को मैन्युफैक्चरिंग जो है सिर्फ ब्रिटिशर्स ही कर सकते थे, इट वाज अ मोनोपोली, मतलब ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी, ठीक है। क्या थी ब्रिटिशर्स की बेटा? मोनोपोली थी कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही जो है क्या कर सकते हैं? सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, आप ऐसा कह लीजिए, प्रोडक्शन करना, ठीक है। नाउ प्लस सॉल्ट के ऊपर टैक्स भी लगाते थे। तो गांधी जी ने यहाँ पर ये कहा कि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो कि पुअर और रिच हर व्यक्ति उसको कंज्यूम करता है, और ऐसी चीज पर, ऐसी कमोडिटी के ऊपर आप कैसे टैक्स लगा सकते हो, है ना। इट वाज अ रीजन, गांधी जी ने कहा कि सॉल्ट के ऊपर से टैक्स को हटाइए, ठीक है। तो गांधी जी का एक तरीके से अल्टीमेटम था, ठीक है, ये अल्टीमेटम था कि यदि आप 11 डिमांड्स को मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो आने वाली 11th मार्च को, ठीक है, 11th मार्च को कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। क्या लॉन्च कर देगी कांग्रेस? सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन जो है, जो मूवमेंट है वो आपका लॉन्च हो जाएगा। इरविन ने क्या कर दिया? इरविन ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, नेगोशिएट करने से मतलब उन्होंने देखा ही नहीं कि क्या आपकी डिमांड्स है। सो इसलिए महात्मा गांधी जैसा कहा था, so he finally started famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers। मतलब उनके जो बहुत करीबी थे, उनके बहुत जो करीबी 78 वॉलंटियर्स उनके साथ हमेशा रहते थे, उनके साथ उन्होंने सॉल्ट मार्च जो है शुरू कर दिया। कहाँ से करा बेटा? साबरमती आश्रम से। गांधी जी का जो आश्रम है साबरमती, ठीक है, वहां से गुजरात में, वहां से कोस्टल टाउन दांडी तक गए, जो कि 240 माइल्स तक की डिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो है कैसे चले? 24 डेज तक चलते थे, 24 डेज में लगे वहां तक। हर दिन जो है 10 माइल्स ये लोग ट्रेवल करते थे। थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है गांधी जी को सुनने के लिए वहां आते थे। जहाँ मतलब रास्ते में वो जहाँ मतलब जो रास्ता था जहाँ से वो जा रहे थे, रुकते थे, वहाँ पे सभाएं होती थी, विमेंस भी सुनने आती थी, बहुत सारे जो है लोग उनको सुनने आते थे उनकी सभाओं में, ठीक है, जहाँ पर बात की जाती थी कि हमको किस तरीके से जो है पीसफुल तरीके से जो है ब्रिटिशर्स को उनको स्वराज जो है चाहिए, डिमांड करना है, तो स्वराज बताते थे भैया स्वराज क्या है ना। तो ऑन 6 अप्रैल फाइनली ही रीच टू द दांडी, ठीक है, महात्मा गांधी जी जो है वो दांडी तक पहुंचते हैं एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ। जो लॉ बना है सॉल्ट लॉ, क्योंकि सॉल्ट लॉ क्या है भैया? आप सॉल्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, सिर्फ सॉल्ट कौन मैन्युफैक्चर करेगा? ब्रिटिशर्स। और आपने सॉल्ट बना दिया मतलब आपने क्या करा? लॉ को तोड़ दिया, वायलेट कर दिया। तो फाइनली जो है हमने सॉल्ट लॉ को वायलेट किया। सॉल्ट बनाकर जैसे ही मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट, ठीक है, वहाँ पर जो सी वाटर था, क्योंकि दांडी कोस्टल है, समुद्र लगा हुआ है, ठीक है, तो वहां से जो सॉल्ट लिया उसको बॉइल करा, ठीक है, सेरेमोनियल तरीके से, मतलब ये है
कि वहाँ ऐसा नहीं कि वो शांत तरीके से बैठे और काम हो रहा है, नहीं अच्छा मतलब सब लोग हैं एक मतलब हैप्पीनेस के साथ जो है उसको डिमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, सॉल्ट को बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी जो है चीजें आपको देखने को मिलती हैं ना। जैसे ही सॉल्ट बनता है भैया, यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है और यहाँ पर लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, इंडिया से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जो है लोग पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ यू कैन सी, ये सॉल्ट मार्च का एक फोटो आपको दिया हुआ है। ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च महात्मा गांधी was accompanied by his 78 volunteers, आपको देखने को मिल रहे हैं ऑन द वे, ज्वाइंड बाय द थाउजेंड। और इसी जब रास्ते में चल रहे होते हैं बहुत सारे हजारों लोग इनके साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो भैया जैसे ही यहाँ पर सॉल्ट मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में, जगह जगह जो है सॉल्ट लॉ को तोड़ा जाता है, कॉलोनियल लॉज को तोड़ा जाता है। thousands of people in the different parts of the country now they were started manufacturing salt and broke the salt law। तो ये पूरी तरीके से आपको देखने को मिला कि सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया, डिमोन्स्ट्रेशंस किए गए लोगों के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्री के सामने जाकर जो है लोगों ने क्या बनाया, सॉल्ट बनाया। ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। साथ ही सॉल्ट ही नहीं मैन्युफैक्चर हुआ, फिर से जो है मूवमेंट में फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया जाएगा। लिक्विड शॉप्स की पिकेटिंग की जाती है। पिकेटिंग का मतलब पता है आपको, शॉप के तो एक तरीके से बैरिकेडिंग कर देना ताकि किसी को एंटर ना करने देना, उसको परचेस नहीं करने देना सामने। तो पिकेटिंग की गई। पीसेंट्स ने जो है रिफ्यूज कर दिया रेवेन्यू देना, चौकीदारी टैक्सेस वगैरह जो लगाए जाते थे वो देने से मना कर दिया। विलेज के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो कह सकते हो फॉरेस्ट में के जो लोग थे, फॉरेस्ट जो पीपल्स थे, उन्होंने भी फॉरेस्ट लॉज को वायलेट करा और जो है फॉरेस्ट एरियाज में जाकर वहां से जो भी फ्यूल वगैरह थी अपने कैटल्स को ले जाकर वहां पर उन्होंने ग्रेस कराया। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। और जब ये डेवलपमेंट हो रहा है तो सिंपल सी बात है, काउंटर अटैक होने वाला है। ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर एक्शन लेना शुरू करेंगे। तो worried about this by this development, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one। एक के बाद एक उन्होंने क्या करा, कांग्रेस को लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, है ना। और बहुत ज्यादा वायलेंट आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे प्लेसेस पर जो है वायलेंट क्लैशेस होते हैं सत्याग्रही के बीच में और पुलिस के बीच में, ठीक है, ब्रिटिशर्स के बीच में। अब्दुल जफ्फर खान, है ना, ही वॉज अ बहुत करीबी कह लीजिए और बहुत ही ज्यादा डिवोट डिसाइपल थे महात्मा गांधी जी के, ठीक है, बहुत ही करीबी मानते थे उनको, है ना। और उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है अप्रैल 1930 में, ठीक है। नाउ एक बहुत ही एंग्री क्राउड होता है जो कि डिमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर। उन लोगों के ऊपर जो है पुलिस फायर कर देती है। तो ये चीजें आपको देखने को मिली। बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए हैं। एक मंथ तक, मतलब एक मंथ तक ये सारी चीज चल रही है। महात्मा गांधी जी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड। तो उन्हें भी जो है कहीं ना कहीं फाइनली अरेस्ट किया गया। तो ये चीजें आपको देखने को मिली है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स शोलापुर, ठीक है, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर देखो अटैक हुआ पुलिस पोस्ट के ऊपर, है ना। तो लोग अब जैसे ही यहाँ पर महात्मा गांधी अरेस्ट हो रहे हैं, वैसे ही इंडस्ट्रियल वर्कर जो सोलापुर में है वो अटैक कर देते हैं। कहाँ पर, पुलिस पोस्ट पर, मतलब गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पर, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पर, लो कोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर, मतलब हर वो चीज जो कि ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज कर रही थी वहां पर सत्याग्रही ने अटैक करना शुरू कर दिया। और ये सारी चीजें जब हो रही हैं, एक तरीके से ब्रूटल रिप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। और पीसफुल सत्याग्रही जो है उसको, मतलब पीसफुल सत्याग्रही के ऊपर जो है अटैक होता है ना, पुलिस के द्वारा, जहाँ पर वुमेन्स, चिल्ड्रंस, हर व्यक्ति को जो है बीटन बाय एंड अबाउट 1 लाख पीपल्स वर अरेस्टेड। 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। तो आप देख रहे हो महिलाएं, बच्चे, सब लोगों को जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और लगभग 1 लाख जो आपको पीपल जो है वो अरेस्ट हुए इस पर्टिकुलर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर। फाइनली क्या होगा, वायलेंस हो चुका है बेटा। तो फाइनली गांधी जी जो है he decided to call up the non cooperation movement। और गांधी जी और इरविन के बीच में, इरविन वाइसरॉय इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है। इट वाज अ गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। क्या साइन होता है बेटा, गांधी इरविन पैक्ट होता है, जहां पर गांधी जी जो है कहीं ना कहीं एग्री कर जाते हैं कि ठीक है हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, ठीक है। वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसके लिए उन्होंने बॉयकॉट किया था कांग्रेस ने। अब वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी एग्री हो जाते हैं, ठीक है। बदले में गांधी जी ये बोलते हैं कि आपने हमारे जितने भी लोगों को अरेस्ट किया है उन सभी लोगों को आप क्या करिए, उन सभी लोगों को आप कहीं ना कहीं रिलीज कीजिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल प्रिजनर जितने भी हैं सबको रिलीज कीजिए। इन दिसंबर 1931 में गांधी जी फाइनली कहाँ जाते हैं, लंदन जाते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए। जब वहां से लंदन से वापस आए, ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। कुछ भी नेगोशिएशन जो होने थे, कुछ भी नेगोशिएशंस नहीं हो पाए, ठीक है। सारे नेगोशिएशंस जो है वो पूरी तरीके से ब्रोक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और ही मतलब वहां से जब आए वो एक तरीके से डिसअपॉइंट होकर आए। होता क्या है, जैसे ही वो इंडिया में आते हैं
तो वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि फिर से ब्रिटिशर्स ने वो साइकिल ऑफ रिप्रेशन थी स्टार्ट कर दी है, मतलब फिर से ब्रिटिशर्स ने जो है लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। अब्दुल जफर खान को, जवाहरलाल नेहरू को, दोनों को जेल में डाल दिया गया ब्रिटिशर्स ने। कांग्रेस जो है इलीगल, पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, मतलब पार्टी ही इलीगल डिक्लेयर कर दी गई यहाँ पर। तो कह सकते हो जगह जगह मीटिंग्स हो रही है, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, बॉयकॉट हो रहे हैं, एक बहुत बड़े लेवल पर चीजें देखने को जब मिल रही है, मतलब ब्रिटिशर्स के साइड से। इसलिए फाइनली महात्मा गांधी relaunched the civil disobedience movement, means it previously, before the Gandhi Irwin Pact, it was civil disobedience movement part 1, and after, when Gandhiji returned from London, he again relaunched the civil disobedience movement, it is part 2। दिस इज पार्ट 2 आपको देखने को मिल रहा है किसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, जहां पर जो पार्टिसिपेशन है ना बेटा, वो उस लेवल पर नहीं होता है। ठीक है, लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बट फाइनली जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब रीलॉन्च होता है, फिर से रीस्टार्ट होता है, 1934 तक चलता है ये, और फिर उसके बाद तो खत्म हो जाता है। ठीक है, सो कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, किन ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ आप इसे शेयर कीजिए। जो भी डाउट्स यदि आपके माइंड में आ रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में उन डाउट्स को आप लिखिएगा, कोशिश करेंगे उन डाउट्स को पूरा क्लियर किया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।